हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली रात 8 बजे से हमारी क्लास शुरू होती है आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए। और इसमें आपको आईटीआई पेपर हल किया जाता है। डेली आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और यहाँ पर आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 20 नंबर की वीडियो होने वाली है। अर्थात पहले ही मैंने यहाँ पर 19 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान अर्थात यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर योक स्थापित की जाती है या पोल शू स्थापित की जाती है या फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है या शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव स्थापित की जाती है। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? जो लोग नहीं हैं सबको मैं बता देना चाहता हूँ, मात्र आपको 5 सेकेंड का मौका दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन बताने के लिए। तो चलिए इसका हम आंसर आप सभी लोग बताइए। और जो लोगों को नहीं मालूम है, डेली रात 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। आप डेली रात 8 बजे तैयारी कीजिए और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात पोल शू स्थापित किए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान अर्थात यूनिफॉर्म वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शू स्थापित किए जाते हैं और पोल पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है। और पोल के साथ साथ जो जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, वो आपके इसके साथ साथ अधिक क्षेत्रफल वाला भाग भी जुड़ा होता है, जिसको हम पोल शू कहते हैं। और इसका जो फील्ड कॉइल होता है, ये पोल शू पर ही फंसाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है क्वेश्चन, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1000 ओम या 100 ओम या 10 ओम या 1 ओम। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। देखिए, आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है 1 ओम होता है और जनित्र एवं मोटर के घूर्णन करने वाला भाग जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है, ये आपका आर्मेचर कहलाता है। और आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम और फील्ड प्रतिरोध का माप 100 ओम से अधिक होता है। तो हमसे यहाँ पर केवल पूछ रहा है आर्मेचर प्रतिरोध का मान, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मानेंगे, 1 ओम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और यही हमसे पूछता कि फील्ड प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो हम 100 ओम बिल्कुल करेक्ट मार देते हैं। लेकिन ये हमसे केवल आर्मेचर प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो इसलिए हम केवल डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। ऑप्शन दिया गया अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, बी ऑप्शन दिया गया कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, या अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, या डी ऑप्शन दिया गया कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, किसी जनित्र के लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है अधिक धारा व कम वोल्टेज को प्राप्त करना है। और लैप वाइंडिंग क्या होता है? लैप वाइंडिंग में आर्मेचर के लिए पोल्स की संख्या तथा आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या बराबर होती है। मैंने कल भी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 4 पोल वाले सिंपलेक्स लैंप वाइंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या होगी। ये तो बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं सभी लोग। इसका बहुत ही आसान आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था A बराबर P। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इस तरह बताया था, आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं। जो लोग क्लास किए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, 4 पोल वाले सिंपलेक्स लैंप वाइंडिंग जनित्र में समांतर पथों की संख्या 4 होगी, क्योंकि A बराबर P होता है, मतलब कि आर्मेचर की संख्या और पोलों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और किसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो सूत्र होता है, जो विद्युत वाहक बल का जो समीकरण होता है, क्या होता है? EB बराबर फाई ZNP अपान 60A होता है। मैंने कल इस पर एक सवाल भी आपको बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए तब, या प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए तब, या लोड करंट घट जाए या प्रेरित वोल्टेज घट जाए तब। देखिए दोस्तों, किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड धारा बढ़ जाती है तब। और लोड धारा बढ़ने का क्या तात्पर्य होगा, जब लोड धारा बढ़ने का तात्पर्य लोड का बढ़ना होता है, ठीक है। और जो इसमें लोड होता है वो जब बढ़ेगा तब ब्रश का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज ड्रॉप का मान भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, या क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए, या अनंत होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, किसी शंट जनित्र के द्वारा पर्याप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का जो प्रतिरोध है वो क्रिस्टल प्रतिरोध से कम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंट फील्ड प्रतिरोध का वो अधिकतम मान जिस पर कोई डीसी शंट जनित विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है वही आपका क्रिस्टल प्रतिरोध कहलाता है। और यदि इस प्रतिरोध का मान क्रिटिकल सीमा से अधिक हो जाता है तो फील्ड कॉइल में पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जनित्र बिना वशिष्ठ चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है? सीरीज जनित्र, या शंट जनित्र, या कंपाउंड जनित्र, या पृथक उत्तेजित जनित्र। देखिए दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनित्र जो होता है बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी विद्युत वाहक बल पैदा कर सकता है। और इसमें फील्ड कॉइल को बैटरी और डीसी स्रोत से भी जोड़ा जाता है। बैटरी या हम डीसी स्रोत से जोड़ते हैं जिससे विद्युत वाहक बल प्रदान करना होता है। और इस प्रणाली का ही उपयोग बड़े बड़े जनित्रों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने मैग्नेट का नाम सुना होगा। यदि मैग्नेट कोई भी आपके पास चुंबक है, यदि उस पर हम ताप करते हैं या लौ पे हम रखते हैं तो उसका मैग्नेट समाप्त हो जाता है। वो तो आप बात सुना होगा। लेकिन यहाँ पर शंट जनित्र का पूछ रहा है कि शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। जनित्र को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया, शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए, या सी ऑप्शन दिया गया कि जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित कर देना चाहिए, या डी ऑप्शन दिया गया है शंट फील्ड को अर्थ कर देना चाहिए। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन भी आपके सामने है। चलिए सभी लोग बताइए, मात्र आपको 5 सेकेंड का ही मौका दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यदि किसी डीसी शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः मतलब कि दोबारा प्राप्त करने के लिए शंट फील्ड के कुछ मिनटों के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। ऐसे क्या होगा? पुनः वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी स्वयं उत्तेजित जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है? भारी ओवरलोडिंग, या गंभीर शॉर्ट सर्किट, या जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोज अवस्था में रखना, उपरोक्त तीनों। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? तो इसमें आपका सभी ऑप्शन सही है, मतलब कि यहाँ पर हम डी मारेंगे। ए भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी डीसी जो होता है, कोई भी डीसी आपका पास से जनित्र है, यदि स्व स्टार्ट मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड है तो जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा लोड होना जिसको हम भारी लोडिंग कहते हैं, या गंभीर शॉर्ट सर्किट होना, या जनित्र को लंबे समय तक निष्प्रयोजन अवस्था में रखना। ये तीनों कारण हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है? स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए मैंने एक आपको बताया था अस्थिर के लिए, लेकिन यहाँ पर स्थिर से पूछ रहा है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ऑप्शन ए दिया गया कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र, बी ऑप्शन दिया गया संट जनित्र, और सी ऑप्शन दिया गया सीरीज जनित्र, और डी ऑप्शन दिया गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए दोस्तों, स्थिर वोल्टेज, ठीक है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए हम संठी जनित्र का प्रयोग करते हैं, और मैंने आपको बताया था जो कि एक था कि मोबाइल चार्जिंग के लिए कौन सा हम जनरेटर उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम संठी जनित्र करेक्ट मारेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए आर्मेचर क्या होता है, इसमें आर्मेचर जो और ये इसमें कॉइल जो होता है ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और इसका जो आउटपुट होता है विद्युत वाहक बल ये आपका स्थिर होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे, संट जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी संट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है। यहाँ पर सूत्र आपका दिया गया आई ए बराबर भी माइनस ई अपान आर ए, या आई ए बराबर ई अपान आर ए, या आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच, या आई ए बराबर आई एल माइनस आई एस एच। देखिए दोस्तों, डीसी संट जनित्र को आर्मेचर धारा की गणना के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और इसमें आपका एक सूत्र है। चलिए सभी लोग देख के बताइएगा कौन सा इसमें सूत्र है। मैं इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन नहीं कवर कर पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट में आपको कर देंगे। देखिए इसमें आपका जो सूत्र होता है आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच होता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे इसमें आई ए क्या है, आई एल क्या है, और आई एस एच क्या है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसमें जो आई ए होता है आर्मेचर धारा हो जाता है, आई एल आपका भार धारा हो जाता है, और आई एस एच हो जाता है आपका संट फील्ड धारा। इसको तीनों को ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से ऑप्शन को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग ऑप्शन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कार्बन ब्रश होता है उसका प्रयोग करते हैं, या इंटरपोल जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, या उसका प्रयोग करना भी चाहिए, और जो कंपनसेटिंग होता है वाइंडिंग उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि उपयुक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा चुंबकन या विद्युत चुंबकन या क्रॉस चुंबकन या अनुचुंबकन। चलिए सभी लोग बताइएगा, ऑप्शन देखकर आप सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, किसी डीसी जनित्र के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है क्रॉस चुंबकन होता है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब कोई रीजन पूछ दिया जाए क्यों ये क्रॉस चुंबकन होता है, तो हम कहेंगे कि जनित्र के ब्रशों को आर्मेचर की घूर्णन दिशा में आगे की ओर खींचकर लगाने के लिए आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव घट जाता है। इसके लिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं क्रॉस चुंबकन का। यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। ए ऑप्शन दिया गया है घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान, या घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, या उत्तरी ध्रुव के समान, या दक्षिणी ध्रुव के समान। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो देखिए दोस्तों, किसी डीसी जनित्र में जो प्रयोग होता है इंटरपोल की ध्रुवता, ये किस लिए किया जाता है, तो ये घूर्णन जो दिशा होता है उसमें आगामी पोल की ध्रुवता को समान रखने के लिए किया जाता है, और इंटरपोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमेशा संयोजित किया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताया था, ठीक है, इसको ध्यान से देख के बताइएगा। और आर्मेचर के समांतर क्रम में, या लोड के श्रेणी क्रम में, या लोड के समांतर क्रम में। चलिए मैंने अभी आपका रिपीट किया था, मैंने आपको जो 94 क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था इसकी जानकारी। तो इसमें किस क्रम में संयोजित किया जाता है? चलिए बिल्कुल सही, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं।
देखिए दोस्तों, डीसी जनित्र में इंटरपोल्स का जो संयोजन होता है आर्मेचर की श्रेणी क्रम में हमेशा किया जाता है और जनित्र के दो मुख्य पोल्स के बीच ये स्थापित किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे कह रहा है क्वेश्चन, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को रखना चाहिए ज्यामितीय उदासीन अक्ष अर्थात जीएनए पर या चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए पर या जीएनए तथा एमएनए के मध्य या कहीं पर भी। चलिए सभी लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में ब्रशों को चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए पर रखना चाहिए हमेशा। और इसका क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है या इसका प्रभाव का जो कारण होता है आर्मेचर की घुमाव की दिशा जो आपका एमएनए होता है और जीएमएनए, इनमें से फाई जो कि फाई अंश होता है उसके खिसक जाता है तथा एमएनए पे खिसक जाने के कारण बसों पर स्पार्किंग होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हमेशा ये चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात एमएनए पर स्थापित होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है क्वेश्चन कि लंबी पारेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनित्र प्रयोग होगा। ओवर कंपाउंड जनित्र या फ्लैट कंपाउंड जनित्र या अंडर कंपाउंड जनित्र या डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, आंसर आपको देना है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओवर कंपाउंड जनित्र। क्यों? क्योंकि दोस्तों लंबी पारेषण लाइनों के लिए किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए ओवर कंपाउंड जनित्र का ही प्रयोग किया जाता है हमेशा, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि किसी कंपाउंड जनित्र में सीरीज फील्ड द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज बढ़ाव शंट फील्ड में हुए वोल्टेज ड्रॉप से अधिक रहता है तो वो आपका ओवर कंपाउंड जनित्र कहलाता है। इसका एक डिफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है क्वेश्चन, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण क्या है। यहाँ पर रीजन आपसे पूछ रहा है। चलिए सभी लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने, जैसे कि पहला ऑप्शन देगा कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी ऑप्शन देंगे आर्मेचर तथा राकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, सी ऑप्शन देंगे जनित्र के चारों ओर वायु का शुष्क होना, या डी ऑप्शन देगा जनित्र पर कम लोड संयोजन करना। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखिए दोस्तों, लगातार कार्य करने वाले जो डीसी जनित्र होते हैं उसके इंसुलेशन प्रतिरोध का जो मान होता है आर्मेचर तथा जो राकर आर्म होता है उसमें कार्बन चूर्ण जो जमा हो जाता है वो किसी डीसी जनरेटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए ही किया जाता है। और फील्ड या आर्मेचर दोनों में से किसी एक को बदलकर हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं। मैंने आपको इसमें से एक बताया था कल की वीडियो में और आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोग सही दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बताने के बाद तुरंत ही आंसर आने शुरू हो जाने, मतलब कि यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है डेली क्लास का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात किसी डीसी जनित्र का आउटपुट जो होगा ई बराबर भी प्लस आई ए आर ही होगा। ठीक है, और यही समीकरण के द्वारा हम इसको दर्शाते भी हैं, जिसमें आपका जो ई होता है, ठीक है, ये ई क्या होता है, ये आपका विद्युत वाहक बल होता है। और भी क्या है इसमें, भी आपका इसमें सप्लाई वोल्टेज को दर्शाता है। और आई ए आर्मेचर धारा है और आर ए क्या है, आर्मेचर प्रतिरोध है। इसको ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र की दक्षता अर्थात एफिशिएंसी होती है। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, आप सभी को मालूम है। डीसी जनित्र की दक्षता जो होती है 85 से 95% तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका आप PDF भी पाना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का है, या आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछेंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।